गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स EL 204 सब्जेक्ट कोड है जिसका EL 204 की फर्स्ट चैप्टर टॉपिक टनल डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था PN जंक्शन डायोड के रिवर्स बायस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, जो कि जेनर ब्रेकडाउन तथा एवलांचे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, उसके बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा टनल डायोड। तो टनल डायोड की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन क्या क्या हैं, ये आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन। तो टनल डायोड एक हेवली डोप्ड PN जंक्शन डायोड होता है, यानी जो नॉर्मल PN जंक्शन डायोड है उसमें यदि हम डोपिंग को इंक्रीज कर देते हैं P और N की, यानी P+N+ जंक्शन यदि यूज करते हैं तो टनल डायोड का कंस्ट्रक्शन उससे किया जा सकता है। रादर देन यूजिंग स्टैंडर्ड फिजिक्स ऑफ ordinary PN junction, the tunnel diode uses a quantum mechanical effect called tunneling from which it gets its name। कि जो नॉर्मल फिजिक्स है PN जंक्शन डायोड की, उसकी तुलना में क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट, जिसे हम टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, उसके ऊपर इस टनल डायोड की वर्किंग आधारित होती है, इसलिए इसका नाम टनल डायोड कहलाता है। जो टनल डायोड है हमारा, वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करेगा, यानी ऋणात्मक प्रतिरोध को दर्शाता है, जिसके कारण इसका यूज एम्पलीफायर व ओसिलेटर के रूप में किया जाता है। इसी के साथ साथ टनल डायोड एक फास्टेस्ट स्विच के रूप में भी यूज किया जाएगा। ये जो पार्ट है, ये आने वाले एप्लीकेशंस पार्ट में हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ऑल्दो टनल डायोड are not widely used today, they can still be used in good number of RF applications. They were used in television receiver, front end oscillator and oscilloscope trigger circuit। जो हमारे CRO है उसका जो ट्रिगरिंग वाला जो सर्किट है उसमें इनका यूज किया जाता है टनल डायोड का। They have been shown to be very long life and can offer a very high level of performance when used as RF preamplifier। तो जो बहुत सारी एप्लीकेशन हमने इस इंट्रोडक्शन में बताई कि जैसे माइक्रोवेव, ओसिलेटर और एम्पलीफायर के रूप में, फास्टेस्ट स्विच के रूप में, जो CRO में, जो या ओसिलोस्कोप में, ट्रिगरिंग सर्किट में, तथा RF प्री एम्पलीफायर के रूप में। तो ये इसकी वेरियस एप्लीकेशन हैं जहां हम ये टनल डायोड को यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की इसकी बात करें तो टनल डायोड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लियो एस्की इन 1958। तो ये साइंटिस्ट थे इनके द्वारा 1958 में टनल डायोड की खोज की गई थी। ये हेवली डोप्ड PN जंक्शन है, जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख रहे हो कि ये P और ये N, ये हेवली डोप्ड होने के कारण ये डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाती है, बिल्कुल ही नैरो हो जाती है। तो PN जो टनल डायोड है उसमें डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई एकदम नैरो रहती है। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज वेरी स्मॉल, अबाउट 100 एंगस्ट्रॉन के लगभग इसकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई हो जाती है। इट्स जनरली मेड अप ऑफ जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड। तो इसके लिए जो मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो यूज किया जाता है वो जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर से इसको बनाया जाता है। इट शोज टनलिंग फिनोमेना। ये टनलिंग इफेक्ट के ऊपर इसकी वर्किंग आधारित है। जो जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो ये टनलिंग इफेक्ट क्या होता है उसको पढ़ेंगे, और इस इफेक्ट के कारण ही इसका नाम क्या पड़ता है, टनल डायोड पड़ता है। दूसरा जो इसका नेम है ये एस्की डायोड, जो हम हमारी हेडिंग में देख रहे हो, क्योंकि ये साइंटिस्ट जिनके द्वारा खोज की गई थी उनके नाम पर भी इस डायोड को कहा जाता है। एंड सर्किट सिंबल ऑफ टनल डायोड इज ये, कि ये डायग्राम में टनल डायोड के सिंबल को दर्शाया गया है। तो नॉर्मल PN जंक्शन डायोड में
ये एरो और इसके आगे ये लाइन होती थी, लेकिन ये बेंड होती है 90 डिग्री पे टनल डायोड में। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। बाकी एनोड और कैथोड सेम एज इट इज रहते हैं ये, लेकिन ये सिर्फ जो लाइन थी इसके एरो के आगे वो बेंड हो जाती है। तो ये टनल डायोड के सिंबल में डिफरेंस है। टनलिंग जो हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी वर्किंग आधारित है टनलिंग इफेक्ट के ऊपर। तो ये टनलिंग क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर टू द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप with little or no applied forward voltage is known as tunneling। तो टनलिंग क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड में एक पी टाइप का मटेरियल रहता है, एक एन टाइप का मटेरियल, जो लास्ट में ये पी टाइप का और ये एन टाइप का मटेरियल। तो एन टाइप के कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन का पी टाइप के वैलेंस बैंड में मूव कर जाना क्या कहलाता है? टनलिंग कहलाता है। किस कारण? विद लिटिल अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज और नो अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज, या तो हल्की सी फॉरवर्ड वोल्टेज पे या फिर बिल्कुल ही हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को यूज नहीं किया है। तो ये कहलाता है टनलिंग। यानी टनलिंग क्या है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड में मूव करेंगे विद लिटिल अप्लाइड और नो अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। यानी या तो हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को लगाया ही नहीं होगा, या लगाया है तो हल्के सी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का यूज किया है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी की तरफ मूव करते हैं। और ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा जैसा कि हमने इसके कंस्ट्रक्शन में बताया कि हैवली डोप्ड पी और एन यूज करने के कारण डिप्लेशन जो लेयर की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल ही नैरो हो जाती है, यानी एकदम बारीक हो जाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन को और दूसरी तरफ मौजूद होल जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, यानी एम्प्टी स्पेस दिखाई देता है, तो वो उस तरफ मूव करते हैं। तो ये फिनोमिना है, ये क्या कहलाता है? टनलिंग इफेक्ट कहलाता है। इसको डिटेल में आने वाले स्लाइड्स में हम फिर देखेंगे। तो टनलिंग इफेक्ट को हम या इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पीएन जंक्शन डायोड के एनर्जी बैंड डायग्राम का जो हमने यूज किया हुआ है, तो ये पी तथा ये एन के कंडक्शन बैंड व वैलेंस बैंड को दर्शाया गया है। तो इस स्लाइड में ये दर्शाया हुआ है कि पी का अपवार्ड होता है तथा एन का डाउनवार्ड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने पीएन जंक्शन डायोड के एनर्जी बैंड डायग्राम को पढ़ा था तो ये बताया था कि ये ऐसा इसलिए होता है कि जो फर्मी लेवल है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में अलाइन होता है, तो उसको स्ट्रेट लाइन में अलाइन करने के कारण हमारा पी का थोड़ा अपवार्ड होता है ये एनर्जी बैंड डायग्राम, और एन का थोड़ा डाउनवार्ड होता है। तो जब हम हल्की सी अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी विद लिटिल फॉरवर्ड बायस, तो ये जो कंडीशन हमने इसमें दर्शाई हुई है इस स्लाइड में, ये क्या है? स्मॉल फॉरवर्ड बायस। तो इसमें क्या होगा? लिटिल टनलिंग होगी कि हल्की सी अप्लाइड वोल्टेज लगाने पर या फॉरवर्ड वोल्टेज लगाने पर एन की तरफ मौजूद कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पी की तरफ मौजूद वैलेंस बैंड में होल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और ये क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर है, इसकी चौड़ाई हमने बताया कि बिल्कुल ही नैरो हो चुकी है, तो ये इसको पार करके वैलेंस बैंड में जाना शुरू कर देते हैं, यानी इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके वैलेंस बैंड की तरफ आ जाते हैं और होल के साथ मिलकर अपने रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो इस मूवमेंट के कारण यानी इलेक्ट्रॉन का डिप्लेशन लेयर को पार करके पी की तरफ आते हैं तो एक मूवमेंट होती है चार्ज कैरियर की, जिसके कारण एक करंट फ्लो होता है। तो एक जो सर्किट है उसमें हमारे करंट का फ्लो होगा, आई यानी धारा प्रवाहित होती है। तो ये हमने आई वी करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ दर्शाया हुआ है। नीचे वोल्टेज वी है और ऊपर वाई एक्सिस पर करंट आई है। तो जैसे ही हल्की सी लिटिल अप्लाइड वोल्टेज हमने यानी फॉरवर्ड वोल्टेज लगाई है तो एक करंट आई फ्लो होता है, तो
ये एक ग्राफ बन के आता है प्लॉट यहाँ। तो ए स्मॉल फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड, पोटेंशियल बैरियर इज स्टिल वेरी हाई, नो नोटिसेबल इंजेक्शन एंड फॉरवर्ड करंट थ्रू द junction. However, electron in the conduction band of N region will tunnel to the empty state of valence band in P region. This will create a forward bias tunnel current. ये यानी क्या बताया गया है कि जो हल्की सी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हमने लगाई है वो कि हमारे पोटेंशियल बैरियर से कम है, जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो है उसका उससे कम है, जिस पर यानी पीएन जंक्शन डायोड हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ऑन होता था तो उससे कम है। तो ऐसी स्थिति में जो करंट है वो जंक्शन यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करके नहीं जा रहे हैं। तो जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो टनलिंग के कारण हो रहा है, यानी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बिल्कुल ही कम होने के कारण एन साइड की तरफ मौजूद इलेक्ट्रॉन को पी साइड की तरफ मौजूद वैलेंस बैंड में होल दिखाई देते हैं और वो टनल करके यानी एक सुरंग सी बन जाती है। एग्जैक्ट ये कहा जाए तो एक यानी टनल उनको दिखाई देती है और वे वैलेंस बैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जिसके कारण जो करंट फ्लो होता है वो टनलिंग करंट कहलाता है। तो ये हमने इसमें दिखाया है कि लिटिल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के लिए एक टनलिंग करंट फ्लो होता है। तो ये जब हम इस वोल्टेज को और इंक्रीज करते हैं तो जो स्टेप 2 है, इस स्टेप 2 में ये हमने बताया है कि स्मॉल फॉरवर्ड बायस यानी इस वोल्टेज के मान को हमने और बढ़ा दिया। तो और बढ़ाने पर ये क्या होता है, वैलेंस बैंड की तरफ मौजूद यानी अब देखो लास्ट वाली जो स्लाइड में थी वो एन हल्का से नीचे था इस वैलेंस बैंड के इसके अपवर्ड से, नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है उसमें एन की डायरेक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो गई, यानी हमने अप्लाइड वोल्टेज का मान बढ़ा दिया जिससे कि और अधिक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन वो होल ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसा करने पर जो करंट जो फ्लो होगा यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर को पार करके वैलेंस बैंड की तरफ पहुंच जाते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उतने ज़्यादा करंट का मान बढ़ेगा। तो क्या है, स्मॉल फॉरवर्ड बायस का मान हमने इंक्रीज किया तो मोर टनलिंग यानी टनलिंग जो थी वो और बढ़ गई। तो टनलिंग जितनी बढ़ेगी उतने ज़्यादा करंट का मान बढ़ता चला जाएगा। तो ये ग्राफ आगे इंक्रीज होता रहता है, पहले ये यहाँ था फिर ये अब यहाँ पहुँच गया कि ये जितनी ज़्यादा अप्लाइड वोल्टेज का मान हम बढ़ा रहे हैं आई का मान बढ़ता जा रहा है, यानी जो टनलिंग करंट है वो इंक्रीज होता रहे। लेकिन अभी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल से कम है, जिस पे डायोड हमारा नॉर्मल डायोड ऑन होता था उस कॉन्टैक्ट पोटेंशियल से कम है, जो कि हमने जर्मेनियम के लिए टिपिकल वैल्यू 0.3 वोल्ट बताई थी। तो उस वैल्यू से अभी हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कम है, तो जिसके कारण हम भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं कर रहे हैं जंक्शन को, लेकिन टनलिंग के कारण ये डिप्लेशन लेयर को पार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से और वैलेंस बैंड में मूव कर रहे हैं, जिसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो टनलिंग करंट फ्लो हो रहा है। तो इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस रिजल्ट इन इंक्रीज इन टनलिंग, हेंस इंक्रीज इन टनलिंग करंट, कि जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो टनलिंग जो फिनोमेना है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण टनलिंग करंट का मान भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम देखते हैं कि अब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान हमने और अधिक बढ़ाया, तो और अधिक बढ़ाने पर यानी लार्जर फॉरवर्ड बायस, तो अब जो है एन वैलेंस बैंड के एग्जैक्टली सामने आ गया। पीछे वाली स्लाइड की तुलना में कर देखो ये बिल्कुल नीचे था, यानी इसके हल्का सा पी के वैलेंस बैंड दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट में थोड़े और ज़्यादा जो एरो के द्वारा है कि थोड़े और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाई देने लगे, और नेक्स्ट में ये एग्जैक्टली जो एन है वो वैलेंस बैंड के सामने आ जाता है, एन का कंडक्शन बैंड। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड की तरफ मौजूद होल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डिप्लेशन लेयर को पार करेंगे। डिप्लेशन लेयर को पार करने के कारण यानी क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन
क्रॉस कर रहे हैं डिप्लेशन लेयर को, जो जो करंट फ्लो करेगा वो भी क्या रहेगा, अधिकतम करंट रहेगा, यानी मैक्सिमम करंट रहेगा। तो यह क्या हो गया, लार्जर फॉरवर्ड बायस, यानी फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाने पर अब क्या हो गया, फुल टनलिंग हो गई, यानी एन क्या है, एग्जैक्टली कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के सामने आ जाता है। तो ये फुल टनलिंग है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम टनलिंग होने के कारण जो करंट रहेगा वो भी क्या रहेगा, मैक्सिमम करंट रहेगा। तो ये जो ग्राफ में हमने दर्शाया कि करंट धीरे 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 इंक्रीज होता हुआ एक वैल्यू पे पहुंच जाता है, जिस पे कि वो अपने मान को मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर लेता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पीक पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, पीक। पीक यानी शिखर बिंदु। तो ये क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है करंट की, इससे ज़्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट कहलाता है पीक पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट को हम नोट करेंगे आगे, जब पूरे करेक्टरिस्टिक्स हम जब ड्रॉ करेंगे तो आगे पूरा मेंशन किया होगा कि ये पीक पॉइंट। तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो पीक करंट होगा, और इसके संबंधित जो वोल्टेज होगी एक्स एक्सिस पे वो क्या कहलाएगी, पीक वोल्टेज, जिसे हम वी पी से डिनोट करेंगे। तो विद ए लार्जर वोल्टेज द एनर्जी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन इज इक्वल टू that of empty states hole in the valence band of p region. This will produce maximum tunneling। यानी जैसे ही हमने वोल्टेज का मान बढ़ाया तो एन साइड की तरफ मौजूद इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट यानी उनके ऊर्जा लेवल का जो स्तर है वो पी की तरफ मौजूद वैलेंस बैंड में होल के बराबर हो जाता है, जिसके कारण हमें मैक्सिमम टनलिंग, ये हम संबंधित किससे संबंधित बात कर रहे हैं, पी और एन जंक्शन का एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसलिए पी को अपवर्ड रखा हुआ था, एन का थोड़ा डाउनवर्ड था। क्यों, क्योंकि एनर्जी लेवल हमारा एक स्ट्रेट लाइन में था। तो ऐसा हमने पढ़ा था। तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो एन की तरफ जो है वो उनकी ऊर्जा स्तर बढ़ता जा रहा है। तो एन अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यानी किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, एन के जो ऊर्जा लेवल है वो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ने से उनका ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है, और ये ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं पी की तुलना में, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं पी की तुलना में। तो धीरे धीरे मूव करते ही अब कहाँ आ चुके हैं, बिल्कुल बैलेंस बैंड के सामने आ चुके हैं, तो जिससे कि मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। और यदि वोल्टेज का मान, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वोल्टेज का मान और बढ़ाएंगे तो ये इस बैलेंस बैंड से अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कहाँ निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। ऊपर निकल जाने के कारण अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड को देख पा रहे थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो धीरे धीरे करंट का मान क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि वैलेंस बैंड की तुलना में जो हमारा कंडक्शन बैंड है एन वाला, ये अपवर्ड निकल गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को जो होल दिखाई दे रहे थे उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन कम हुए उतने ही हमारा करंट कम हो जाएगा। तो इधर ग्राफ में देखते हैं तो करंट का मान मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करके धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो ये है फोर्थ स्टेप। तो लार्जर फॉरवर्ड बायस रिड्यूस टनलिंग। तो हमने फॉरवर्ड बायस को और अधिक बढ़ाया, जिसके कारण टनलिंग घटने लगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन टनल करके इधर वैलेंस बैंड में जा रहे थे उनकी संख्या अब डिक्रीज होने लगी, जिससे टनलिंग करंट का मान भी डिक्रीज होने लगा। अभी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान कॉन्टैक्ट पोटेंशियल से, यानी जो हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल था उससे अधिक नहीं हुआ है। तो अभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, केवल टनलिंग के कारण ही ये क्रॉसिंग हो रही है डिप्लेशन लेयर की। तो एज द फॉरवर्ड बायस कंटिन्यूज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एन साइड आर डायरेक्टली अपोजिट टू द एम्प्टी स्टेट इन द वैलेंस बैंड decreases, therefore decrease in the tunneling current will start। जो हमने बताया कि जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो जो इनका ऊर्जा स्तर है वो वैलेंस बैंड से ऊपर उठ जाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड की तरफ मौजूद होल को
कम देख पा रहे हैं, जिससे कि कम टनलिंग हो रही है। कम टनलिंग के कारण जो करंट का मान था वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो ये धीरे 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 अपवर्ड शिफ्ट होएगा और इस करंट का मान कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा और एक वैल्यू आएगी जहाँ ये इससे ऊपर निकल जाए और यानी मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर लेगा। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है ये। तो इसमें क्या है, अब हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो वैलेंस बैंड से बिल्कुल ऊपर निकल चुका है, यानी अब इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ही मिनिमम या नो वैलेंस बैंड दिखाई दे रहा है, यानी या तो बिल्कुल ना के बराबर ये वैलेंस बैंड के होल दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि जो करंट फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, कि जो करंट की वैल्यू थी वो अपने न्यूनतम मान पर पहुंच जाएगी। तो लार्जर फॉरवर्ड बायस टनलिंग स्टॉप, यानी यहाँ पर आकर अब एन का जो ऊर्जा स्तर है वो अधिक होने के कारण अब पी की तरफ मौजूद वैलेंस बैंड इसको दिखाई देना बंद हो जाता है, जिससे कि टनलिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जो करंट फ्लो करेगा वो अपने न्यूनतम मान पर पहुंच जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये कहलाती है वैली पॉइंट। क्या कहलाता है ये, वैली पॉइंट, यानी घाटी वाला बिंदु। तो घाटी कहाँ होती है, एकदम जो नीचे का जो बॉटम वाला पार्ट होता है वो घाटी जो होती है, तो ये वैली पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ का जो संबंधित करंट रहेगा जिसे हम कहेंगे IV, और ये जो वोल्टेज रहेगी जिसे हम कहेंगे VV, यानी वैली का हमने क्या ले लिया, V ले लिया। तो करंट को नोटेशन करते वक्त I के सबस्क्रिप्ट में V लगा दिया IV, और वोल्टेज के सबस्क्रिप्ट में क्या लगा दिया, V, तो V सबस्क्रिप्ट V। तो फर्दर इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस रिजल्ट इन डिक्रीज इन टनलिंग, हेंस डिक्रीज इन टनलिंग करंट, कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो एक सिचुएशन आती है जहाँ पे टनलिंग स्टॉप हो जाती है और उसके बाद हमारा करंट अपने न्यूनतम वैल्यू पे पहुँच जाता है। अब क्या होगा यदि हम इससे भी अधिक वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान हम और अधिक इंक्रीज करते हैं तो ये जो ग्राफ है, एज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड द टनलिंग करंट ड्रॉप्स टू 0 बट द रेगुलर डायोड फॉरवर्ड करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल इंजेक्शन इंक्रीज ड्यू टू लोअर पोटेंशियल बैरियर। तो और अधिक फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान इंक्रीज करने पर क्या होता है कि जो हमारा पोटेंशियल बैरियर था उसको हमारी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ओवरकम कर लेती है, यानी ये जो पोटेंशियल था ना जिसके कारण ये ऊपर नहीं जा पा रहे थे, इसको ओवरकम कर लेती है। तो अब हमारा क्या हो जाता है, डिफ्यूजन जो करंट था यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करना शुरू कर देते हैं। जंक्शन को पार करना शुरू करने के कारण जो हमारे नॉर्मल डायोड में जो डिफ्यूजन करंट था वो फ्लो करना शुरू कर देता है और वो एक्सपोनेंशियली वोल्टेज के साथ इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये जो पॉइंट था, ये जो हमारा आया था जिसे वैल्यू पॉइंट हमने कहा था, इसके बाद हम वोल्टेज को और अधिक बढ़ाते हैं तो हमारे पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेने के कारण अब करंट यानी डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, यानी नॉर्मल डायोड का। तो जो साइड में जो ग्राफ है इसमें आप देखेंगे कि जो डॉटेड जो ग्राफ है वो हमारे सिंपल डायोड का था, तो ये तो रिवर्स बायस का था। और ये जो ग्राफ था ये देखो धीरे 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 यहाँ आकर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना शुरू करता था। तो ये इसका क्या कहलाता, बैरियर पोटेंशियल जिसे हमने कहा था यहाँ से ऑन होता है, फिर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। तो ये टनल डायोड में ये टनलिंग करंट पहले बढ़ा फिर ये घटा, और ये जो वैल्यू पॉइंट के बाद ये नॉर्मल डायोड को क्या कर लेता है, फॉलो कर लेता है, कि नॉर्मल डायोड वाला जो ग्राफ था उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। यानी ये पहले ऐसे इंक्रीज होके फिर ये डिक्रीज, मिनिमम वैल्यू आने के बाद ये नॉर्मल डायोड के ग्राफ को फॉलो करना शुरू कर देता है। जो डॉटेड ग्राफ है जो हमारे नॉर्मल डायोड का जो ग्राफ है उसको फॉलो करना ये शुरू कर देता है। तो ये पहले इंक्रीज फिर ये मैक्सिमम हुआ यानी पीक वैल्यू पे गया, पीक पॉइंट, फिर ये डिक्रीज हुआ अपने मिनिमम वैल्यू पे आया जिसे हम वैल्यू पॉइंट, और फिर ये
एक्सपोनेंशियली फिर से इंक्रीज होने लग जाता है, यानी नॉर्मल डायोड के ग्राफ को शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान इतना अधिक हमने बढ़ा दिया कि वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेते हैं और वो एक साधारण डायोड की तरह वर्किंग करना शुरू कर देता है। जो टनलिंग इफेक्ट है वो कब होता है? जो हमारे कॉन्टैक्ट पोटेंशियल से कम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान होने पर जो इफेक्ट आ रहा है, यानी जिसके कारण जो करंट फ्लो कर रहा है वो है टनलिंग करंट। यानी नॉर्मल डायोड में ये हमारा, ये देखो ये जो लाइन है इसके बाद करंट फ्लो करना शुरू कर रहा है, लेकिन टनल डायोड में डोपिंग अधिक होने के कारण डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई इतनी कम हो जाती है कि हल्की सी या नो अप्लाइड वोल्टेज पे ही हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। यानी 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, तो 0.3 वोल्ट से पहले ही हमें इतना, ये जो पीक करंट यानी जो टनलिंग करंट है पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये टनलिंग इफेक्ट कहलाता है, जिसके कारण ही टनलिंग करंट फ्लो करता है डायोड में। तो यदि फुल करेक्टरिस्टिक्स टनलिंग डायोड की बनाया जाए, टनल डायोड की, तो ये है एग्जैक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। तो ये वाई एक्सिस पर करंट को लिया गया है तथा एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को यूज किया गया है। तो ये जीरो पर धीरे धीरे करंट जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं ये इंक्रीज होता है, अपने पीक वैल्यू पर पहुंचता है, जिसे हमने पीक पॉइंट कहा था। वहाँ पर मौजूद जो करंट रहेगा जिसे हमने आईपी से डिनोट किया है, पीक का क्या पी ले लिया हमने सब्सक्रिप्ट में आईपी, और वहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगी वीपी। फिर ये करंट डिक्रीज होता है और वैल्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो वहाँ जो करंट होगा उसको हमने क्या कहा आई वी, और वहाँ जो वोल्टेज है उसको हमने क्या कहा वी, और उसके बाद करंट नॉर्मल डायोड को फॉलो कर लेता है और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो ये जो नोटेशन है आई पी पीक करंट, आई वी वैली करंट, वी पी पीक वोल्टेज, वी वी वैली वोल्टेज, और वी एफ पीक फॉरवर्ड वोल्टेज। तो नीचे का जो ग्राफ है इसमें हमने दर्शाया है कि ये जो छाया चित्र है, यानी जहाँ शेडेड जो एरिया है ये क्या कहलाता है टनलिंग करंट। यानी ये जो तीन बिंदु यूज किए हैं ए बी और सी के मध्य का जो छाया चित्र है ये क्या कहलाता है टनलिंग करंट। यानी ये टनलिंग इफेक्ट के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है वो टनलिंग करंट है, और उसके बाद में जो करंट है ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस करंट। यानी नॉर्मल डायोड का जो फॉरवर्ड बायस करंट है वो क्या है फॉरवर्ड बायस करंट है। तो नॉर्मल डायोड में ये करंट नहीं फ्लो करता, टनलिंग करंट ये शून्य रहता है, यहाँ ये आके क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, लेकिन टनल डायोड में ये करंट फ्लो करता है, तो ये टनलिंग करंट दर्शाता है। तो अब एक जो पॉइंट यानी यहाँ जो नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बिंदु बी और सी के मध्य नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन लिखा हुआ है, यानी ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन V की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो V क्या है पॉजिटिव और करंट क्या है नेगेटिव। करंट क्या हो रहा है पीक वैल्यू से अपने वैल्यू पॉइंट पे आ रहा है, यानी वैली करंट क्या आ रहा है, तो करंट क्या हो रहा है डिक्रीज नेगेटिव, और V क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो V अपॉन आई क्या हो गया पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, यानी प्लस डिवाइड बाई माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस। तो R की जो वैल्यू है R इज इक्वल टू V अपॉन आई क्या होता है नेगेटिव वैल्यू आती है। यानी ये जो क्षेत्र है ये ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र कहलाता है या नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहलाता है। यानी ये यहाँ पावर को क्या करेगा जनरेट करेगा। तो जब भी हम टनल डायोड को यूज करेंगे एज एन ओसिलेटर या एम्पलीफायर, तो टनल डायोड को इस रीजन में ऑपरेट किया जाएगा, यानी बिंदु बी व सी के मध्य टनल डायोड के रखा जाता है। जो इसका क्यू पॉइंट रहेगा वो इस बी और सी के मध्य रहेगा। तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में टनल डायोड को ऑपरेट किया जाता है। ये जो हमने सारी वर्किंग के जो पॉइंट्स हैं वो पढ़े, वो अब उनको
पॉइंट्स के रूप में लिखा गया है। एज द फॉरवर्ड वोल्टेज इज फर्स्ट इंक्रीज द टनल डायोड इज इंक्रीज फ्रॉम 0 electrons from the n region tunnel through the potential barrier to the potential barrier p region. As the forward voltage increase, the diode current also increase until the peak to peak is reached, and ip is peak current and vp is peak voltage. कि जैसे जैसे ही फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे जो करंट टनल करंट है उसका मान बढ़ता चला जाता है और एक वैल्यू आती है जिस पर वो अपनी पीक वैल्यू को अटेंड कर लेता है। उस वैल्यू को हम कहते हैं पीक करंट, तथा वहाँ जो वोल्टेज है उसको कहेंगे हम पीक वोल्टेज। तो एज द वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड Vp, the tunneling action starts decreasing and the diode current decrease as the forward voltage is increased until value point is reached at the value point voltage Vb. Between value point and peak point, the diode exhibits negative resistance. That is, as forward bias is increased, the diode current decreases. When operated in negative resistance region, it acts as oscillator. कि जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान Vp से अधिक बढ़ाते हैं तो टनलिंग करंट का मान घटता जाता है और ये तब तक घटता रहता है जब तक कि वैल्यू पॉइंट नहीं आ जाता। इस प्रकार पीक पॉइंट व वैल्यू पॉइंट के मध्य हमारा डायोड का करंट डिक्रीज करता है जबकि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीज करती है, तो हमारा डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को दर्शाता है। यदि इस क्षेत्र में डायोड को ऑपरेट किया जाता है तो ये ओसिलेटर की तरह वर्क करेगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की यदि बात की जाए तो एडवांटेज हैं ये वेरी हाई स्पीड, जैसा कि हमने इसके एप्लीकेशन में बताई थी कि ये फास्टेस्ट स्विच के रूप में इसका यूज किया जाता है। द हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन मीन्स दैट द टनल डायोड कैन बी यूज्ड फॉर माइक्रोवेव RF एप्लीकेशन। लॉन्गेटिविटी studies have been undertaken of tunnel diode and its performance have been shown to remain stable over long periods of time। यानी इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही लंबे समय तक स्टेबल बनी रहती है, तो इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग है, यानी इसमें डिटोरिएशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है? Reproducibility. It has not been possible to make the tunnel diode with as reproducible performance to the level often needed। नेक्स्ट जो है वो डिसएडवांटेज लो पीक टू वैली करंट रेशियो। द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन एंड द पीक टू वैली करंट इज नॉट एज हाई एज इट ऑफन बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जो IP डिवाइड बाई IV का जो रेशियो है वो अप टू द मार्क नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम मटेरियल चेंज करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि IP डिवाइड बाई जो IV का रेशियो है वो कम निकल के आता है। तो एडवांटेज हैं, ये फास्टेस्ट स्विच की तरह कार्य करता है और इसकी लाइफ क्या है? लॉन्ग है, कि यानी इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वर्किंग है वो लंबे समय तक स्टेबल बनी रहती है। डिसएडवांटेज कि IP डिवाइड बाई जो IV का रेशियो है वो कम होता है। एप्लीकेशन हमने जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में ही कई एप्लीकेशन को मेंशन किया था कि एज ए माइक्रोवेव एम्पलीफायर, एज माइक्रोवेव ऑसिलेटर, एज फास्टेस्ट स्विच। ऑसिलेटर जो हमारे होते हैं उनमें ट्रिगर जो सर्किट है उसमें इसका यूज किया जाता है, और जो हमारे टेलीविज़न का जो फ्रंट एंड था उसमें भी हमने इसको बताया था, और प्री एम्पलीफायर जो हमारे होते हैं उनमें RF प्री एम्पलीफायर हैं उनमें इनका टनल डायोड का यूज किया जाता है। तो ये इसकी मोस्टली एप्लीकेशन हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो क्या टनल डायोड की आज हमने टनल डायोड का इंट्रोडक्शन, टनल डायोड की कंस्ट्रक्शन, टनल डायोड की वर्किंग एंड टनल डायोड की करेक्टरिस्टिक्स व एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। यदि आपकी कोई डाउट है तो आप जो हमारी मेल ID है उस पर आप या व्हाट्सएप पे आप उनको भेज सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाएगा। आज का असाइनमेंट जो है वो
एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ टनल डायोड, कि टनल डायोड को पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताना है सारी चीज़ें, यानी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। ये आपको हमारी जो मेल आईडी है उसके ऊपर 7 दिन के अंदर सबमिट करवाना है। तो थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।